वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं सिम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे आर्थिक भूगोल यानी बीए सेकेंड ईयर के पेपर 1 के बारे में। जियोग्राफी, ठीक, और इकोनॉमिकल जियोग्राफी इसको हम नाम देते हैं क्योंकि पेपर 1 है और बीए सेकेंड ईयर का। तो आपको पता होगा बीए सेकेंड ईयर का सिलेबस जब देखेंगे तो इसका पेपर दो पेपर में आपका पेपर होता है जियोग्राफी का सेकेंड ईयर में। एक होता है इकोनॉमिकल जियोग्राफी, एक होता है इंडियन जियोग्राफी। तो आज हम बात करते हैं किस पे, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। इससे पहले हमने वीडियो 2 3 4 अपलोड कर रखी है इकोनॉमिकल ज्योग्राफी की, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। ओके। संसाधन की परिभाषा आज की वीडियो में हम देखेंगे कि संसाधन की परिभाषा क्या होती है, साथ ही संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से हम करते हैं, साथ ही साथ संसाधन से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करेंगे। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या फिर लघु उत्तरीय या तिलक उत्तरीय किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप अच्छे तरीके से उस प्रश्न को हल कर सकेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। चलें, आइए हम बात करें कि संसाधन होता क्या है, तो उस पर चर्चा करें। ठीक, तो संसाधन जो मित्रों होता है, संसाधन एक स्रोत होता है। कैसा स्रोत होता है, आइए चर्चा करें। संसाधन वह स्रोत है जिससे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्णतः वह अंशतः होती है, मतलब पूर्ण रूप से भी हो सकती है और एक अंश मात्र भी होती है, यानी थोड़ी बहुत तो उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। उपर्युक्त संदर्भ में स्वयं कोई वस्तु या तत्व संसाधन नहीं होता है, उसकी संसाधनता मानव की आवश्यकता पूर्ति या कठिनाई का निवारण करने की आंशिक या पूर्ण क्षमता पर निर्भर करती है। मतलब ये होता है इसका कि कोई भी संसाधन हो, मान लिया कोई चीज है, लोहा पड़ा हुआ है, लेकिन अगर मनुष्य की उपयोगिता के लिए लोहा ना होता तो लोहा संसाधन ना कहा जाता। मतलब लोहे की उपयोगिता के साथ साथ जैसे लोहे की उपयोगिता बढ़ती जाती है, संसाधन वैसे लोहा को हम कहना प्रारंभ कर देते हैं। जब तक वो मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा एक स्थित चीजों में किसी नव्य करेड़ता से उसको ना आंका जाए, उसको किसी दूसरे रूप में ना परिवर्तित किया जाए, तब तक वो, तो कुल मिलाकर ये समझिए जब तक मनुष्य की उपयोगिता नहीं होती किसी भी चीज की, तब तक वो चीज संसाधन नहीं होता। ठीक, तो वही बात बता रहा, अतएव किसी भी पदार्थ या तत्व को हम संसाधन तभी कह सकते हैं जब किसी भी देश काल के मनुष्य में उस वस्तु या तत्व से कार्य साधन करने या लाभ प्राप्त करने की बौद्धिक, सांस्कृतिक और भौतिक क्षमता होती हो। ठीक, उसी चीज को हम संसाधन कहेंगे। ठीक, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज है वो संसाधन है, वो पड़ा है, वैसे जैसे कि ऊसर बंजर कोई जमीन है वो पड़ी है तो वो संसाधन के रूप में आप नहीं कह सकते। अगर कोई उपजाऊ भूमि है तो वो क्या है, वो आपका क्या है, वो संसाधन है। कैसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन। दो प्रकार के संसाधन मूलतः पाए जाते हैं संसार में, एक होता है प्राकृतिक संसाधन, एक होता है जो है कृत्रिम संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में जल हो गया और मिट्टी हो गई, वायु हो गया, ये सारी चीजें कैसे हैं, ये प्राकृतिक संसाधन है। जबकि कृत्रिम संसाधन जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए सारी वस्तुएं हैं वो संसाधन होती है जिसकी मनुष्य मूलतः क्या करता है, पूर्णतः या फिर अंशतः उपयोग करता है। ठीक, अतः मनुष्य की क्षमता और पदार्थों की संसाधनता में घनिष्ठ संबंध होता है। तो मनुष्य की क्षमता किस प्रकार की है और पदार्थों की संसाधनता कैसी है, इन दोनों में पूर्ण रूप से क्या कैसा संबंध होता है, तो गहरा संबंध होता है। ठीक, अगला हम बात थोड़ा और देखें, नीले वाले वाला देखें। सामान्यतः प्रकृति की गोचर वस्तुएं, खनिज पदार्थ, जल, भूमि, मिट्टी आदि को ये प्राकृतिक संसाधन है। ठीक, और इनमें से अधिकांश अधिकांश हैं भी और जो नहीं है, मतलब कुछ भी हैं भी कुछ नहीं भी हैं, भविष्य में हो सकती हैं कुछ, किंतु अगोचर वस्तुएं भी संसाधन हैं और उनका महत्व गोचर वस्तुओं से कम नहीं है। अगोचर गोचर मतलब ये होता है मित्रों कि जो दिखाई पड़ती है इस समय, जैसे कि जो खनिज पदार्थ, जल, मिट्टी, भूमि, ये सब दिखाई पड़ती गोचर है ये। ठीक, प्राकृतिक गोचर वस्तुएं हैं। अगोचर मतलब होता है कि जो नहीं दिखाई पड़ती, हो सकता है बाद में वो दिख जाए, तो वो ऐसा संसाधन, ठीक, उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। क्योंकि इन्हीं के चलते हुए प्राकृतिक वस्तुएं संसाधन बनती हैं। इनमें मानव स्वास्थ्य, इच्छा, ज्ञान, सामाजिक सामंजस्य, राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समुन्नति, राष्ट्रीय गठन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे अमूर्त तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक, कि कभी कभी ये भी जो है एक संसाधन के रूप में उभरेंगे।
वस्तुतः हम किसी तत्व या पदार्थ को संसाधन मान लेते हैं और उन परिस्थितियों, कारकों और तत्वों पर ध्यान नहीं देते जिनके चलते संसाधनों का निर्माण होता है। वस्तुतः लोहे या कोयले का जमाव मात्र संसाधन नहीं है कि लोहा वहाँ पे जमा हुआ या कोयला वहाँ पे जमा हुआ है तो वो संसाधन है, उस उतना मात्र संसाधन नहीं, प्रत्युत उन्हें उत्पादित एवं उपभोग करने वाले कारकों, जैसे कि उनके लिए क्या होना चाहिए कि उनको कैसे उपयोग में लाया जाए, उनका कैसे उपभोग किया जाए। जैसे लोहा है, पड़ा है कहीं पे, एक उसकी चट्टान है तो कि कोई मतलब की नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, पहली बात पूंजी होनी चाहिए, बाजार होना चाहिए जिसमें उसका निवेश कर सके, मतलब उसको बेच सके हम। प्राविधिक ज्ञान होना चाहिए उसके बारे में, प्राविधिक मतलब कि वो कैसे लोहे से क्या क्या चीज़ें बनाई जाए, जैसे कि मान लिया कुछ भी लोहे से बनाना हो, हंसिया, कुदाल, फाड़वा, कुछ भी बनाना हो तो उसका उपयोग कैसे कैसे बनाएंगे हम उसको, तो ये ज्ञान होना चाहिए, प्राविधिक ज्ञान होना चाहिए। परिवहन के साधन होने चाहिए, मान लिया कहीं पे, मान लिया वहाँ पहाड़ आपका पड़ रहा है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से आपको यूपी को पहाड़ लाना, मतलब कि वहाँ से लाना है लोहा, तो वहाँ के लिए यातायात की सुविधा होनी चाहिए। साथ ही साथ अनुकूल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वातावरण एवं नीतियाँ होनी चाहिए सरकार की अच्छी खासी, कि उस पर आप अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके और अच्छे तरीके से उसका निर्वहन कर सके, बना सके उन चीज़ों को। ठीक, आदि के संदर्भ में उनकी संसाधनता निहित होती है। संक्षेप में प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों के गयात्मक एवं अनन्य क्रियाओं के फलस्वरूप ही संसाधनों का विकास होता है। मतलब जब मनुष्य उसमें हस्तक्षेप कर देता है किसी भी वस्तुओं में, तब भी अपने उपयोगिता की दृष्टि से, तो वही वस्तु संसाधन होती है। जिम्मरमैन एक व्यक्ति है, एक खगोलवेत्ता है, तो इनको देखते हैं इनके अनुसार क्या होते हैं संसाधन। जिम्मरमैन ने संसाधन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए निम्न 3 तत्वों को महत्वपूर्ण माना है। पहला तत्व जिम्मरमैन के अनुसार वह जिस पर मानव आश्रित या निर्भर हो। पहला इन्होंने कहा एक आधार होना चाहिए, बेस होना चाहिए कि जिस पर मानव आश्रित या फिर निर्भर होता है उसे हम संसाधन कह सकते हैं। दूसरा फॉलो होना चाहिए क्या, कि वह जिससे मनुष्य की इच्छा पूर्ति होती है, ऐसी वस्तु जिससे मनुष्य की इच्छाएं पूर्ति होती हो। और तीसरा चीज इन्होंने बताया जिम्मरमैन महोदय ने, कि मानव के अवसर का लाभ उठाने की शारीरिक व बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए मनुष्य के अंतर्गत। मान लिया कोई चीज है, अगर आपको उसको उसको बनाने का साधन नहीं है, या फिर मान लिया सौर, पहले पहले सौर ऊर्जा नहीं थी, तो सूर्य भगवान से बिगड़े जो आती थी उनसे जो ऊर्जा प्राप्त आज कर ली जा रही है सोलर पैनल के माध्यम से, तो वो पहले अगर नहीं सोलर पैनल बनाने की हमारे पास बौद्धिक शारीरिक कुशलता ना होती, तो सोलर ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा जो है वो आज एक संसाधन के रूप में हमारे सामने ना आती। ठीक, तो वही सारी चीजें बता रहे हैं कि जिस पर मानव आश्रित होता है, निर्भर होता है, या फिर जिससे मनुष्य की इच्छा पूर्ति होती है, या फिर मानव के अवसर लाभ उठाने में, मतलब मनुष्य के पास शारीरिक एवं बौद्धिक कुशलता का होना जरूरी हो। तो इस प्रकार की स्थिति में हम उस वस्तु को क्या कहते हैं, संसाधन की दृष्टि से देखते हैं, फिर उससे संसाधन कहते हैं। ठीक, अगला देखते हैं, निष्कर्ष ये है कि संसाधन से आशय किसी वस्तु या पदार्थ से नहीं होता है मित्रों, वरन किसी वस्तु या पदार्थ द्वारा किए गए कार्य या संक्रिया को व्यक्त करता है जिसमें वह भाग लेता है। अर्थात किसी वस्तु या पदार्थ द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जैसे कि आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किए गए कार्यों को ही हम संसाधन कहते हैं। ठीक, दूसरे शब्दों में अगर हम देखें, दूसरे शब्दों में परिभाषा देख सकते हैं, संसाधन की शब्द संसाधन वह संक्षिप्तीकरण होता है जो मानव के द्वारा गुण अभिमूल्यन को प्रकट करता है और किसी कार्य या संक्रिया से संबंधित होता है। इस प्रकार मित्रों, कोई भी वस्तु मानव की आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रयोग किए जाने के कार्य द्वारा संसाधन बन जाती है। अगर मनुष्य उसको अपने कार्य में नहीं लेता है तो वो तब तक संसाधन नहीं कहलाएगी। कोयले का कोई पिंड यदि एक संसाधन है तो वह अपने आकृति, रंग, गठन, अपनी न्यूनता के कारण नहीं है, बल्कि मानव की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करने के लिए है। कोयले से हम अंगीठी में जलाते हैं, कोयले से हम बहुत सारी भट्टियों को जलाते हैं। पहले ट्रेन कोयला से चलती थी, तो जब जैसे जैसे उसकी उपयोगिता धीरे धीरे मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती जाती है, संसाधन की दृष्टि से वो उसकी संसाधनात्मक दृष्टि भी बढ़ती जाती है। मतलब ये इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक उपयोगी वस्तु नहीं होगी तब तक वो चीज़ संसाधन नहीं कही जाएगी। कोई भी चीज़ हो अगर पड़ा है तो अगर मनुष्य की उपयोगिता से बाहर है तो बेकार है, वो संसाधन नहीं कहा जाएगा। ठीक, पूर्व ऐतिहासिक काल में मानव को भूमि में दबे खनिजों के महान विक्षेपों के बारे में जानकारी नहीं थी, वह उनका प्रयोग नहीं जानते थे,
अतः वे उसके लिए संसाधन नहीं था, बस और क्या। किंतु आज मानव के लिए वे ही पदार्थ जो नीचे दबे थे, जो ऐतिहासिक काल में जो लोग उनकी खोज नहीं कर पाए थे, आज हम लोग नई नई प्रकार से खोज कर रहे हैं, वो पदार्थ मानव के लाभ और उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। अतः उसके लिए मतलब हम लोगों के लिए वो संसाधन है, जबकि वही पूर्व जो ऐतिहासिक काल यानी जो ऐतिहासिक काल के लोग थे उनके लिए वो चीजें नहीं थी। इस प्रकार संसाधन किसी वस्तु द्वारा किया जाने वाला कार्य है। संसाधनों का यह कार्यात्मक एवं संक्रियात्मक पक्ष सर्वोपरि महत्व होता है। चूंकि संसाधनों का विकास मानव क्षमता एवं उनके तकनीकी ज्ञान एवं उनकी क्रियाशीलता पर ही निर्भर करता है, अतएव वह उनमें वृद्धि के साथ साथ बढ़ता ही जाता है। इसलिए कहा जाता है कि संसाधन होते नहीं है बल्कि बनते हैं। क्या? संसाधन बनते हैं और बनाए जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि केरल का मोनोजाइट खनिज कुछ समय पूर्व कोई उपयोगी नहीं था, मतलब उपयोग में नहीं लाया जाता था। मोनोजाइट का जो केरल में था, केरल में मोनोजाइट खनिज था, उसका उपयोग नहीं किया जा रहा था। किंतु तकनीकी ज्ञान के विकास के फलस्वरूप अब वह एक महत्वपूर्ण परमाणु खनिज के रूप में जाना जाने लगा। ठीक, तो अब वह क्या है? एक संसाधन है। ठीक, सामान्य शब्दों में अगर इसकी परिभाषा देखें तो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पदार्थों, ऊर्जा, मानवों या उपायों तथा संस्कृति का प्रयोग करके किया जाता है उनको ही हम संसाधन कहते हैं। प्रकृति, मानव और संस्कृति तीनों की अन्योन्य या प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा ही संसाधनों का निर्माण होता है। संसाधन से किसी भी प्रकार का प्रश्न यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप उसको बिल्कुल कर देंगे। इतनी परिभाषा हमने अभी तक आपको केवल परिभाषा और उसका अर्थ संसाधन का मतलब बता रहे थे कि संसाधन कौन सी वस्तु होगी। अब आपसे अगर कोई चीज पूछता है कि संसाधन किसे कहते हैं तो आप बता देंगे कि संसाधन वह वस्तु होती है जिन पर मनुष्य की उपयोगिता निर्भर होती है, या फिर जो मनुष्य जिन वस्तुओं पर निर्भर होता है, या फिर मनुष्य के बौद्धिक कुशलता एवं शारीरिक क्षमता के हिसाब से उसको प्रयोग में लाया जाता है। तो वो सारी चीजें जो है क्या होती है? संसाधन होती हैं। पहला देखते हैं हम, भूमि पर कृषि की जाती है। ठीक, निर्माण उद्योगों की इमारतें बनाई जाती है। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे तमाम सारे दे सकते हैं, वही हमने दिया है यहाँ पे। ठीक, तो भूमि पर कृषि की जाती है, निर्माण उद्योगों की इमारतें बनाई जाती हैं भूमि पर, परिवहन के लिए रेल मार्ग, मोटर मार्ग इत्यादि बनाए जाते हैं, सड़क वगैरह, व्यापार आदि के गोदाम और कार्यालय बनाए जाते हैं। अतएव भूमि एक क्या है? महत्वपूर्ण संसाधन है। इसी प्रकार मिट्टी, जल, खनिज एक संसाधन है, और ये सारे के सारे कैसे संसाधन हैं? प्राकृतिक संसाधन है। अगला हम देखते हैं मित्र दूसरा, कोयला हो गया, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, जल विद्युत और परमाणु शक्ति से फैक्ट्रियां, कारखाने, प्लांट, वर्कशॉप, परिवहन के साधन, रेलगाड़ी, जहाज आदि चलाए जाते हैं। ये शक्ति या ऊर्जा के संसाधन है। ठीक, तो शक्ति और ऊर्जा के संसाधन ये सारे के सारे हैं। कौन कौन से? कोयला, पेट्रोल, गैस, जल विद्युत, परमाणु शक्ति से फैक्ट्रियां जो चलती है। ठीक, कारखाने, प्लांट, वर्कशॉप वगैरह, परिवहन के बहुत विभिन्न साधन है वो सारे। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर, मानव स्वयं एक महत्वपूर्ण संसाधन है। सबसे पहले तो ये बात जानिए कि मानव स्वयं एक महत्वपूर्ण संसाधन है। उत्पादन के कारकों में मानव श्रम एक प्रधान कारक होता है। अगर किसी चीज में मानव श्रम नहीं लगता है तो हमें नहीं लगता कि वो चीज संपन्न हो पाएगी। आज बहुत सारी तकनीक का विकास हो चुका है, मशीनें हो गई है, लेकिन हर एक काम जो मनुष्य करता है वो मशीनें नहीं कर सकती। इसलिए मनुष्य यानी मानव श्रम सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। आर्थिक भूगोल पढ़ते हो आप, तो आर्थिक भूगोल की हमने बेसिक चीज़ें बताई थी कि आर्थिक भूगोल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसमें अब आर्थिक चीज़ों में आपका पूंजी होनी चाहिए, मानव श्रम होना चाहिए, व्यापार व्यापार जनसंख्या अधिक अधिक मात्रा में होनी चाहिए, और उसके अंदर यातायात के साधन प्रचुर मात्रा में, संचार के साधन इत्यादि साधन होंगे, तभी आपका जो है सारी चीज़ें आर्थिक भूगोल में आपको समझ में आएगा। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आगे आप सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो मानव स्वयं एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक, उत्पादन के कारकों में मानव श्रम एक प्रधान कारक होता है। मानव केवल शारीरिक श्रम द्वारा ही उत्पादन नहीं करता, अपितु मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके भी आर्थिक क्रियाएं करता रहता है। किसी प्रदेश या राष्ट्र की जनता की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के योग को उस प्रदेश या राष्ट्र की मानवीय शक्ति कहा जाता है। इसी को मानव संसाधन कहते हैं। मानव केवल श्रम नहीं उससे नहीं होता। माने कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर क्या करता है? पहले घर का नक्शा बना देता है, लेकिन जो भिस्ती यानी मिस्त्री जो होते हैं वो क्या करते हैं? उस पर दीवार वगैरह बनाते हैं, चले जाते हैं। तो ये शारीरिक काम कौन कर रहा है? शारीरिक जो है काम कर रहे हैं, यानी श्रम वाला काम ये भिस्ती मिस्त्री वगैरह कर रहे हैं।
लेकिन और जो मानसिक कार्य किया किसने किया, वो इंजीनियर्स ने किया। उन्होंने नक्शा बना दिया घर का कि हाँ यहाँ यहाँ पे ये दीवार बनेगी, यहाँ पे किचन, यहाँ पे बाथरूम, यहाँ पे लेटरिन वगैरह इत्यादि बनेंगे। ठीक, तो यही सारी चीजें। चौथा उदाहरण देखेंगे, उपक्रम या संस्कृति को एक ही प्रकार का संसाधन माना जाता है। वास्तव में मानव संसाधनों का निर्माण करने वाला एक कारक है। मानव अपने द्वारा और अपने लिए संसाधनों का निर्माण स्वयं करता है। संसाधनों के निर्माण में तथा संसाधनों के उपयोग में मानव अपनी संस्कृति का उपयोग करता है। इस संस्कृति के अंदर मानवीय ज्ञान, दक्षताएं मानव की, औजार, यंत्र, संचार तथा परिवहन के साधन, सामाजिक संस्थाएं होते हैं। आर्थिक प्रणालियां भी सम्मिलित होती हैं इनमें। संस्कृति की सहायता से ही किसी प्रदेश या क्षेत्र का मानव वर्ग वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। मतलब संस्कृति क्या होती है, एक दूसरे से हस्तांतरण होती है। संस्कृति की परिभाषा जब आप पढ़ेंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति हस्तांतरण की जाती है। तो मान लिया आपके बाप दादा ने उन चीज़ों का दोहन करना, मान लिया पहले जो होता था, यहाँ खेत बचाए रखा, खेत में उन्होंने कृषि कार्य करते चले आए, तो आज तो हमें पता है कि कृषि कार्य इस पे ऐसे ही होगी। तो संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर निभाती है किसी भी संसाधन को बताने के लिए कि ये भी संसाधन है। अगर ये ना पता होता कि कृषि कैसे की जाती है, हमारे पूर्वज ने कृषि नहीं की होती, तो आज हमें भी ये ना पता होता कि कृषि कैसे की जाती है। ठीक, तो संस्कृति का एक गहरा प्रभाव पड़ता है मानवीय क्रियाओं पर। ठीक, और उनका विकास करता है। अब हम बात करते हैं संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से हम करते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण देखिए मित्रों, तो संसाधनों का वर्गीकरण हम 4 आधारों पर करते हैं। पहला है नव्यकरणीयता की दृष्टि से, मतलब नवीनीकरण की दृष्टि से। ठीक, दूसरा है स्वामित्व की दृष्टि से, तीसरा है वितरण की दृष्टि से, एवं चौथा है उपयोग की दृष्टि से। तो वितरण की दृष्टि से यानी वो भी वितरण की कैसे, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से संसाधन वितरित है। और उपयोग की दृष्टि से क्या होता है कि कैसे उपयोग हम करते हैं, उसके आधार पर हम बांट देते हैं। स्वामित्व की दृष्टि से किस पर हमारा प्रभुत्व है, इस पर स्थापित है। प्रभुत्व मतलब स्वामित्व, तो उस पर हमारा स्वामित्व स्थापित है, उसके दृष्टि से हम बांट देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है नव्यकरणीयता की दृष्टि से। इसको हम देख लेते हैं कि इसके आधार पर किस प्रकार से हम देखते हैं कि कौन कौन से संसाधन आते हैं। ठीक, तो नव्यकरणीयता की दृष्टि से वर्गीकरण, इस दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों का निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है। लगभग हम इनमें से देखेंगे 3 भाग। ठीक, पहले संसाधन वे संसाधन होते हैं, देखिए यहाँ पे, तो पहला देखते हैं कि वे संसाधन जिन्हें देर तक प्रयोजनीय रखा जा सकता है तथा जो परिवर्धनीय हैं और जिनमें गुण वृद्धि की जा सकती है। जिन संसाधनों को मानव सावधानी तथा समुन्नत प्राविधिक का प्रयोग करके अधिक दिनों तक उपयोग के योग्य बनाए रख सकता है, जिन्हें वह विभिन्न उपायों द्वारा परिवर्तित कर सकता है तथा जिनमें गुण वृद्धि कर सकता है। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि कृषि है अपना, वन तथा अन्य उत्पादक भूमि, धरातलीय जल संसाधन, मछली तथा जंगली जीव आदि। ये सब कैसे संसाधन होते हैं, प्रथम दृष्टि से संसाधन आते हैं जिनमें क्या करता है, मानव हेर फेर कर सकता है, मानव बदल सकता है उनको। ठीक, और उसको अच्छे खासे दिन तक बनाए रख सकता है अपनी उपयोगिता की दृष्टि के हिसाब से। आते हैं उदाहरण की दृष्टि से, मिट्टी अगर बात की जाए, उदाहरण एक देखेंगे इसका पहले का। मिट्टी की अच्छी तरह जुताई करके, खाद एवं उर्वरकों का उपयोग करके, फसलों के हेर फेर करके आदि विधियों के द्वारा अधिक दिनों तक उपजाऊ मिट्टी को रखा जाता है। जैसे कि एक ही फसल एक ही खेत में लगातार आप बोते रहेंगे तो खेत क्या हो जाएगा, निपस हो जाएगा। निपस मतलब होता है ऊसर, यानी बंजर हो जाएगा खेत, उसमें कोई चीज़ फिर नहीं उगेगी, उसकी उर्वरता शक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन मनुष्य अपने बौद्धिक कुशलता एवं शारीरिक कुशलता के हिसाब से उसकी अच्छी खासी जुताई करता है, उसमें उसका नाइट्रोजनीकरण करता है, उसमें अच्छी अच्छी खादें, जैविक खादें लगाता रहता है, जिससे और फसलें लगातार अलग अलग प्रकार की, कभी तंबाकू बोया, कभी गन्ना बोया, कभी गेहूं बोया, कभी जो है धान की खेती करी, कभी उसी में सरसों बो दिया, कभी अलग मसूरी बो दिया। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, जिससे फसलें जब बोई जाती खेतों में, तो फसलों से भी खेत की उर्वरता बढ़ती है कहीं ना कहीं पे। तो इसलिए विभिन्न प्रकार की फसलें खेतों में बो करके, विभिन्न प्रकार की खाद लगा करके उस मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाए रखते हैं हम, और एक दीर्घकालिक प्रक्रिया के अंतर्गत उसको हम करते रहते हैं, जिससे अनंत काल तक मिट्टी की उर्वरक शक्ति बनी रहती है। ठीक,
दूसरे वे संसाधन होते हैं अपरिवर्धनीय तथा उपयोग द्वारा ह्रास होने वाले संसाधन, जिनका हम उपयोग करेंगे और धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे और उनको हम बचा भी नहीं सकते, ना उनमें कोई हम किसी प्रकार के विधिक तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे इनकी मात्रा संचित रहती है और ये उपयोग के साथ साथ घटते घटते समाप्त हो जाते हैं। इनके प्राकृतिक गुणों की वृद्धि भी नहीं की जा सकती। इनमें निम्न तीन मुख्य भागों में इन्हें तीन मुख्य भागों में बांटा गया। पहला, संचित संसाधन जो एक बार उपयोग होने पर सदा के लिए उसी रूप में समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, गैस आदि जो है शक्ति खनिज। कोयला अगर मान लिया उसका संचित भंडार है, उसका उपयोग हम करते रहे लगातार, तो कोयले का जो भंडारण है वो खत्म होता चला जाएगा धीरे धीरे। पेट्रोलियम है, गैस है, ये सब खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो वो आते। दूसरा ये है कि वे खनिज जिनका पुनः उपयोग करने के लिए पुनर्शोषण अनुपात बहुत सीमित है, जैसे कि गंधक, पोटेशियम, फास्फेट, टिन, बोरान आदि, जिनका उपयोग करेंगे खत्म तो हो जाएंगे लेकिन हम उनको और मात्रा में बढ़ा सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक, तीसरा वह होते हैं अपरिवर्धनीय तथा उपयोग के द्वारा ह्रास होने संसाधन में कि वे खनिज पदार्थ जिनका पुनर्शोषण अनुपात अपेक्षाकृत काफी अधिक है और जिनका बार बार उपयोग हो सकता है, जैसे कि लोहा, तांबा, सीसा, सोना, चांदी, ये सब अधिक मात्रा में है, इनका उपयोग करेंगे, काफी अधिक मात्रा में ये पाए जाते हैं। ठीक, तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे नंबर वाला। तो वे जो अपरिवर्धनीय तथा अक्षम सतत सनातन संसाधन जिनकी प्रकृति गुण वृद्धि नहीं की जा सकती है, इन्हें दो भागों में विभाजित किया था। पहला, वे सनातन तत्व या पदार्थ जिन्हें मनुष्य किसी भी रूप में प्रभावित या विनष्ट नहीं कर सकता है, कौनों प्रकार से उसको अलग मतलब विनष्ट नहीं कर सकता, ना फिर उसमें हेर फेर कर सकता है, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई, बृहद प्रादेशिक जलवायु हो गई, ठीक, सागर हो गया, महासागर हो गया आदि, उसमें रेडियोधर्मी समावेश ना हो तथा क्षेत्रफल आदि, ना तो पृथ्वी के क्षेत्रफल में आप कोई वृद्धि कर सकते हैं, ठीक, ना तो रेडियोधर्मी समावेश ना करें तो सौर ऊर्जा जो है ना उसका आप बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। बृहद प्रादेशिक जलवायु में आप किसी प्रकार की हेरफेर नहीं कर सकते हैं। ठीक, खास चीज ये है दूसरा नंबर की वे सनातन तत्व या पदार्थ जिन्हें मनुष्य विनष्ट कर सकता है या हानि पहुंचा सकता है, वो इनमें आ जाते हैं। ठीक है, या थोड़ा सा अपेक्षाकृत परिवर्तित भी कर सकते हैं, जैसे स्थानीय जलवायु, भूदृश्य संस्कृति। किसी स्थान की जलवायु को थोड़ा बहुत अब वैज्ञानिकों के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है कि मान लिया बारिश नहीं हो रही तो बादल बना के बारिश भी करवा सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपने समझी अभी तक कि जो है संसाधन की परिभाषा क्या थी। संसाधन की परिभाषा आप पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण भी हमने बता दिया। तो अब संसाधन से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, ठीक, किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बीए सेकेंड ईयर की परीक्षा में फर्स्ट पेपर में, तो आप तुरंत उस प्रश्नों का उत्तर लिख के आएंगे और अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे। ठीक, तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे लगातार तो आपको पूरा का पूरा उत्तर क्लियर होगा। आप अच्छे तरीके से एग्जाम में जाएंगे, आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। वीडियो को 3-4 बार देख लीजिएगा ईयरफोन लगा के। ठीक, फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।